प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा से सुधा अरोड़ा द्वारा रचित एक और लेसन ज्योतिबा फूले इस पर चर्चा करेंगे। सुधा अरोड़ा की ये रचना ज्योतिबा फूले एक प्रेरक रचना है। प्रेरक रचना का अर्थ होता है प्रेरणा देने वाली, जो उनके द्वारा जीवनी के रूप में लिखी गई है। लेखन की एक विधा है जीवनी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पाठ किस शैली में लिखा गया है, विधा कहें या शैली कहें। तो जीवनी के रूप में ये पाठ लिखा गया है, जिसमें ज्योतिबा फूले जो आज़ादी से पहले समाज सुधारक हुए, उनके जीवन के ऊपर ये लेसन है। अब हम चर्चा करते हैं इस पाठ के मुख्य बिंदुओं पर और इन्हीं के माध्यम से हम पाठ को समझते हुए चलेंगे। इससे पहले एक बार आप स्वयं पुस्तक से इस पाठ को अच्छी तरह पढ़ लें और उसके बाद वीडियो को देखते हुए इसके बिंदुओं के आधार पर पाठ को अच्छे से समझें, ताकि पाठ आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाए। इसमें पहला बिंदु है कि लेखिका हमें यहाँ पर बताती हैं कि समाज सुधारकों में महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम ना होना। ये देखो, यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है इस बात को कि उन्होंने समाज में स्त्रियों के लिए और दलितों, शोषित वर्ग के लिए इतने कार्य किए, लेकिन फिर भी उनका नाम समाज सुधारकों की लिस्ट में नहीं रखा गया। यहाँ पर इसका कारण हम जानना चाहें तो हमें समझ आता है कि उस समय समाज में जो सूची बनाने वाले लोग थे, वो उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि थे और वो समाज सुधार न चाहने वाले संभ्रांत समीक्षकों ने इस सूची को बनाया था। कहने का अर्थ है कि वो नहीं चाहते थे कि समाज में इस प्रकार के सुधार हों। तो जब ये सूची बनाई गई समाज सुधारकों के नाम की, तो ज्योतिबा फूले का नाम इसमें नहीं रखा गया, क्योंकि समाज में वो ब्राह्मणों का वर्चस्व चाहते थे। अब दूसरा बिंदु है समाज के पिछड़े, शोषित, दलित व स्त्रियों के उत्थान के लिए कार्य करना। ज्योतिबा फूले ने समाज में जो पिछड़ा वर्ग था, जो शोषित था, जिसका शोषण किया जाता था, जो दलित था, निम्न जाति के लोग थे, और जो स्त्रियां थी, उनके उत्थान के लिए, उत्थान का मतलब उनको ऊंचा उठाने के लिए कार्य किया। तो उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी। समाज को, एक समाज जो है वो ऐसा था जिसमें उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को दबा कर रखते थे, उनको मनमाने ढंग से उनके साथ व्यवहार करते थे। तो ऐसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसके उत्थान के लिए ज्योतिबा फूले ने कार्य किया। अगला पॉइंट है 1888 में महात्मा की उपाधि से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने अपने आप को साधारण व्यक्ति बने रहकर ही कार्य करने पर जोर दिया। यहाँ पर बताया गया कि उनके कार्य को देखते हुए जब उनको महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया, तब भी उन्होंने अपने आप को एक साधारण व्यक्ति के रूप में बने रहने पर ही जोर दिया। इसका कारण क्या था कि वो आम आदमी बनकर ही कार्य करना चाहते थे। उनका मानना था कि यदि वो महात्मा बन गए तो शायद वो समाज से कट जाएंगे और जितना वो एक आम आदमी के रूप में कार्य कर सकते हैं लोगों के बीच में, वो शायद ना कर पाएं, क्योंकि उनका विश्वास कर्म करने में था। इसलिए उन्होंने महात्मा की उपाधि मिलने पर भी अपने आप को
एक आम आदमी की तरह ही कार्य किया। अब है स्त्री पुरुष दोनों को बराबर अधिकार व स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाना। यहाँ पर उनका मानना था कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हों। उस समाज में पुरुष प्रधान समाज था और स्त्रियों की शिक्षा जो थी वो नहीं होती थी। साथ में अशिक्षित होने के कारण उनको दबाकर रखा जाता था। उनके अधिकारों के प्रति भी वो सचेत नहीं थी और उनको अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता का भी एहसास नहीं था। इसलिए उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की, एक ऐसा समाज बनाना चाहा जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त हों और वो स्वतंत्र हों। तो यहाँ पर उनका मानना ये भी था कि यहाँ तक कि उन्होंने विवाह के जो मंत्र होते थे उनमें भी परिवर्तन किया कि सिर्फ वधू पक्ष के लिए ही मंत्र ना हो, वर पक्ष को भी स्त्रियों की आज़ादी और उनके अधिकारों के प्रति शपथ लेनी चाहिए, मंत्र मानने चाहिए। तो समाज में वो एक ऐसा फेरबदल करना चाहते थे जहाँ पर समाज में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हों। अब इस बात को उन्होंने अपने ही परिवार से शुरू किया। कहते हैं ना, जब हम समाज में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो हमें अपने घर से ही उसकी शुरुआत करनी होती है। उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया। शादी से पहले उनकी पत्नी जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो जब उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया सबसे पहले, तो वो महाराष्ट्र के थे, इसलिए उन्होंने उनको सिर्फ मराठी नहीं सिखाई, अंग्रेजी भी लिखना पढ़ना और बोलना सिखाया। तो कहने का अर्थ क्या है कि उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर अगर जोर दिया तो सबसे पहले उसकी शुरुआत अपने घर से ही की। और उनकी पत्नी जो सावित्री बाई थी, उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, लेकिन वो बचपन में पढ़ नहीं पाई थी और एक पुस्तक जो उनके पिता ने उनको पढ़ने के लिए मना कर दी थी वो भी वो छुपाकर अपने साथ ले आई थी शादी में। और जब वो शिक्षित हो गई तो उन्होंने उस पुस्तक को भी पढ़ा था। तो कहने का मतलब है कि सावित्री बाई जो हैं वो अपने पति द्वारा ही शिक्षित की गई और बाद में उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए पाठशाला खोली और उनको पढ़ाया। अगला पॉइंट है 14 जनवरी 1848 को पुणे के एक बाड़े में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना हुई। ये हम आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं, जब लड़कियों के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं होते थे। तो यहाँ पर बताया गया कि सावित्री बाई और ज्योतिबा फूले द्वारा 14 जनवरी 1848 को पुणे के एक बाड़े में, पुणे जगह का नाम है, वहाँ पर पहली कन्या पाठशाला की स्थापना हुई। यानी कि उन्होंने लड़कियों के पढ़ने के लिए स्कूल खोला, विद्यालय खोला। अब इस बात को लेकर उनका समाज में बहुत विरोध भी हुआ। जब वो पढ़ाने जाती थी लड़कियों को स्कूल में तो लोग उनको गालियाँ भी देते थे, थूकते भी थे, गोबर भी फेंक देते थे उनके ऊपर। यानी कि उनको समाज में इन सब चीज़ों का बहिष्कार करते हुए भी उन्होंने अपने इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे। अगला पॉइंट है ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई को लगातार अड़चनों का सामना करते हुए, लगातार अड़चनें जो अभी मैं बता रही थी आपको कि समाज नहीं चाहता था कि लड़कियों को शिक्षित किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, तो इतनी अड़चनों का सामना करते हुए भी उनको अपना कार्य आगे बढ़ाना था और उनको यहाँ तक मजबूर कर दिया गया कि उनको उनके पिता ने घर छोड़ने तक मजबूर कर दिया और उनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा।
नेक्स्ट पॉइंट है, ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने एक और एक 11 होकर समाज के लिए कार्य किया और अपने मिशन को पूरा किया। ये यहाँ पर एक मुहावरा आ गया है, एक और एक 11। इसका अर्थ है कि जो दोनों पति पत्नी थे वो एक ही कार्य में जुटे हुए थे और दोनों ने मिलकर एक दूसरे के समर्थन, एक दूसरे के सहयोग से समाज के लिए कार्य किया। उसमें शोषित वर्ग भी था, दलित वर्ग भी था, स्त्रियां भी थी। तो कहते हैं ना कि एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, यानी कि शक्ति जो है मिलकर और अधिक बढ़ जाती है। तो इस कार्य में वो दोनों लगे और एक दूसरे के सहयोग से उन्होंने इस मिशन को पूरा किया। अब कहते हैं अगले पॉइंट में कि 1840 से 1890 तक लगातार 50 वर्षों तक इस कार्य को कंधे से कंधा मिलाकर करते रहे। अब देखिए यहाँ पर उस समय ये कोई कम पीरियड नहीं था, लगभग 50 वर्षों तक उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर, इसका भी ये भी एक मुहावरा है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना, यानी कि एकजुट होकर कार्य करना। अब कहने का अर्थ क्या है कि दोनों पति पत्नी समाज सुधार के कार्यों में लगातार 50 वर्षों तक इस काम में जुटे रहे। यहाँ पर लेखिका ने हमारा ध्यान आकर्षण आजकल के जो दाम्पत्य जीवन है उसकी ओर भी किया है कि आजकल जो है समाज में एक प्रतिस्पर्धा की भावना है, होड़ है। अगर लड़कियों को शिक्षा मिली भी है तो वो एक दूसरे से होड़ लगाती हैं, लेकिन इन दोनों के जीवन से हमें एक सीख मिलती है कि कैसे जब हम एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं तो कार्य कितने अच्छे ढंग से हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कुरीतियाँ, अंधश्रद्धा, कुरीतियों, अंधश्रद्धा और पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियाँ। अब समाज में क्या क्या था? कुरीतियाँ थी, यानी कि गलत चीज़ें थी। अंधश्रद्धा थी, यानी कि जो उच्च वर्ग ने कह दिया, ब्राह्मणों ने कह दिया, वेदों की भाषा बता दी, उस पर ही लोग अंधश्रद्धा कर लेते थे, मान लेते थे उसको, क्योंकि उनके पास अपनी शिक्षा नहीं थी। और पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियाँ थी। रूढ़ियाँ मतलब जो चीज़ें चली आ रही हैं और परंपरा में आ गई हैं। अनीतिपूर्ण थी, अनीतिपूर्ण का अर्थ होता है नीति वाली नहीं थी, मतलब ठीक नहीं थी। उनको मिटाने के लिए तो उन्होंने क्या किया? दलितों, शोषितों के हक में खड़े रहे। यानी कि समाज में जितनी भी प्रकार की बुराइयां थी उन सब का इन्होंने दलितों और शोषितों को उससे बचाने के लिए, उससे उभारने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनके हक में खड़े रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है कि महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले एक दूसरे के प्रति समर्पित और जीवन में आदर्श दाम्पत्य जीवन की मिसाल बनकर कार्य करते रहे। यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, आदर्श दाम्पत्य जीवन। आदर्श दाम्पत्य जीवन का अर्थ है कि एक मिसाल बन गए वो लोगों के लिए कि दाम्पत्य जीवन इतना अच्छा भी हो सकता है। यानी कि एक बात को जो एक कहता था दूसरा उसको मानता था और उसका सहयोग करता था। यहाँ पर समर्पित आया है, एक दूसरे के प्रति समर्पित। जबकि पुस्तक में लेखिका ने इस ओर इशारा भी किया है कि आज के जीवन में जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कहीं कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक मिसाल भी बन गई दाम्पत्य जीवन की, अच्छे दाम्पत्य जीवन की एक मिसाल बनकर लोगों के सामने आए और अपना कार्य करते रहे समाज के लिए। तो आज़ादी से पहले जो इन्होंने इतना कार्य किया उसमें ये चाहते थे कि एक आवाज़ उठे जो समाज के लिए बुलंद स्वर हो और जो आडंबर हैं या पाखंड हैं उनको दूर किया जाए, स्त्री शिक्षा और अछूतों का भी उद्धार हो। तो ये सब बातें जो थी ये समाज में थी, लेकिन जो समाज के लोग थे दूसरे वो इसकी अवहेलना भी करते थे और उनके कार्यों में बाधा भी डालते थे।
ये था हमारा आज का लेसन, जो हमने पाठ को समझने की कोशिश की। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ आया होगा। यदि फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझसे अवश्य पूछें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।